नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। 70 साल के हो गए आज प्रधानमंत्री मोदी। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी से जुड़ी 70 कहानियां, उनके बचपन से लेकर अब तक के 70 वो किस्से जो हमने खास तौर पर आपके लिए बनाए। देखिए आप। नरेंद्र मोदी 7 भाई बहनों में बीच के हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ी एक बहन और 2 भाई हैं। नरेंद्र मोदी से छोटे 2 भाई और 1 बहन है। शारदा बेन नरेंद्र मोदी से बड़ी है। उसके बाद सोम भाई और अमृत भाई आते हैं। नरेंद्र मोदी से छोटे हैं प्रहलाद भाई। उसके बाद बसंती बेन और पंकज मोदी आते हैं। मोदी की पढ़ाई लिखाई उनके जन्म स्थान वडनगर से शुरू हुई थी, जहां वो कक्षा 7 तक पढ़े दरबार स्कूल में। मोदी ने 8वीं में वडनगर के बीएन हाई स्कूल में दाखिला लिया और 11वीं तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं पर पूरी की। उनका दाखिला 10 जून 1963 को हुआ। बीएन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी एनसीसी के अलावा रंगमंच में भी काफी सक्रिय थे। मोदी की एनसीसी वाली तस्वीर और जोगीदास कुमार नामक नाटक की मुख्य भूमिका वाली ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान की हैं। वडनगर में पढ़ाई के दौरान ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़े और बाल स्वयंसेवक के तौर पर संघ की शाखाओं में जाते रहे। मोदी ने 11वीं की परीक्षा 1967 में दी और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने मेहसाणा जिले के विश्वनगर शहर के एमएन कॉलेज में दाखिला लिया। मोदी ने यहाँ प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसे आज के दौर में हम 12वीं कक्षा के रूप में समझ सकते हैं। विसनगर के साथ मोदी का गहरा संबंध रहा है। दरअसल विसनगर मोदी का ननिहाल हुआ करता था। मोदी 1967-68 के सत्र में प्री साइंस की परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उनकी हाजिरी कम थी। दरअसल यही वो वक्त था जब मोदी घर छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भटकते रहे थे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत। ऐसे में मोदी 1968-69 के सत्र में प्री साइंस की परीक्षा दे पाए, जहां पहले सत्र में उनकी हाजिरी 61 दिन की थी तो दूसरे में 89 दिन की हाजिरी थी। मोदी ने मार्च-अप्रैल 1969 में प्री साइंस की परीक्षा दी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलावा अंग्रेजी का भी पर्चा था। मोदी विज्ञान से जुड़े पर्चों में तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते थे, लेकिन अंग्रेजी में उन्हें ग्रेस मार्क मिलता था। उन्हें एक बार 5 नंबर का ग्रेस मार्क भी दिया गया था। अब तक कौन जानता था कि मोदी एक दिन प्रधानमंत्री बनकर के पूरी दुनिया में अंग्रेजी में धमाकेदार भाषण देंगे। जिस एमएन कॉलेज से नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की, उसी एमएन कॉलेज से आनंदीबेन पटेल ने एमएससी किया। शंकर सिंह वाघेला भी उसी कॉलेज से पढ़े। वाघेला मोदी से पहले वहां पढ़े थे और इसी तरह एमएन कॉलेज गुजरात का एक ऐसा कॉलेज बन गया जिसने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए। एमएन कॉलेज से 1969 में प्री साइंस की परीक्षा में कामयाबी के बाद मोदी एक बार फिर अहमदाबाद आए। यहाँ आकर वो अपने मामा बाबूलाल हरगोविंद दास मोदी की कैंटीन में काम करने लगे, जो शहर के गीता मंदिर इलाके में गुजरात स्टेट रोडवेज के बस अड्डे में थी। कैंटीन में काम करने के दौरान ही नरेंद्र मोदी और अंबालाल कोष्ठी का परिचय हुआ। कोष्ठी उस समय शहर के मणिनगर इलाके के कांकरिया वार्ड के जनसंघ के महामंत्री थे। कोष्ठी ही नरेंद्र मोदी को जनसंघ के भवन लेकर गए, जहां पर मोदी का परिचय तत्कालीन प्रमुख प्रचारकों से हुआ। इनमें उस समय के प्रांत प्रचारक वकील साहिब भी शामिल थे। मोदी संघ से जुड़ाव के अपने शुरुआती वर्षों में विश्व हिंदू परिषद में भी सक्रिय रहे थे। उस समय वो अहमदाबाद शहर के जमालपुर इलाके में जगन्नाथ मंदिर के सामने की एक इमारत के कमरे में रहा करते थे। ऊपर वो रहते थे और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर भी हुआ करता था। वीएचपी का काम करते हुए ही मोदी ने गौ सेवा के काम की भी शुरुआत की। अहमदाबाद शहर के पान और किराना की दुकानों में उन्होंने गायों की देखभाल के लिए दान पेटियां रखना शुरू किया और उन पेटियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए वे खुद ही साइकिल से घुमा करते थे। अहमदाबाद आकर मोदी ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने की एक बार फिर से ठानी और ऐसा हुआ संघ के गुजरात प्रांत प्रचारक वकील साहब और विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्य और संस्कृत के विद्वान शास्त्री जी की प्रेरणा से।
मोदी ने अहमदाबाद शहर के मणिनगर इलाके में मौजूद श्री स्वामी नारायण आर्ट्स कॉलेज में 1970-71 में दाखिला लिया और ये जो कॉलेज था ये आरएसएस कार्यालय के नजदीक था और मोदी का इरादा राजनीति शास्त्र में बीए करने का था। लेकिन मोदी की बीए करने की आस यहाँ से भी पूरी नहीं हो पाई। महज 86 दिन ही वो कॉलेज जा सके और उसके बाद उन्होंने यहाँ से पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन खास बात यह है कि इस कॉलेज की प्रवेश पुस्तिका में मोदी की जन्म तारीख 29 अगस्त 1949 दर्ज की गई है। मोदी का पसंदीदा भोजन खिचड़ी है और मिठाई के तौर पर वो सुखड़ी के शौकीन हैं। मोदी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भटके, जिसमें हिमालय यात्रा भी शामिल है। मोदी केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में रहे और साथ ही कोलकाता के बेलूर मठ भी गए रामकृष्ण आश्रम में बतौर साधु बनने के लिए। स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी जिंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे। मोदी इस दौरान 1971 में सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर वडनगर आए, अपनी मां हीराबा और बहन बसंती से मिलने, और अगले ही दिन वो वापस अहमदाबाद लौट गए। वडनगर से अहमदाबाद आने के बाद मोदी का जैसे घर से रिश्ता खत्म ही हो गया। वह संघ और बीएचपी के इतने नजदीक चले गए कि बाद में वे संघ प्रचारक ही बन गए। संघ से जुड़ने से पहले कुछ वर्षों के लिए नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया। इस दौरान उनके जीवन में एक बड़ा मौका तब आया जब उत्तर गुजरात के सिद्धपुर में 1972 में वीएचपी का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। सिद्धपुर में हुए सम्मेलन में तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरुजी का आना हुआ। यहीं पर पहली बार चारों शंकराचार्यों को एक मंच पर जुटाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ही जहां नरेंद्र मोदी की गुरुजी के साथ घनिष्ठता हुई, वहीं नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता की भी धाक जमी। दरअसल सिद्धपुर में वीएचपी के सम्मेलन के दौरान मोदी वकील साहब के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था करने में लगे रहे। तब वकील साहब ने मोदी को 80,000 रुपए की भारी भरकम धनराशि दी, जो कि वीएचपी के सम्मेलन में होने वाले खर्च के लिए जुटाई गई थी। तब टेंट में रहने वाले मोदी को ये समझ ही नहीं आया कि वो इतने सारे रुपए रखे कहाँ। फिर उन्होंने सूखी हुई सरस्वती नदी के पट में बालू के नीचे एक प्लास्टिक की थैली में ये पैसे छिपा कर रख दिए और 3 दिन बाद जब इस रकम की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वकील साहब के सामने ये 80,000 रुपए हाजिर कर दिए। वीएचपी के लिए काम करने के बाद बतौर आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने काम करना शुरू किया। 1972 में औपचारिक रूप से आरएसएस के प्रचारक बने और 1973 में मध्य गुजरात में सह विभाग प्रचारक की भूमिका उन्हें दे दी गई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, उस वक्त मोदी वडोदरा में संघ के प्रचार विभाग में काम किया करते थे। इमरजेंसी लगने के बाद उन्होंने भूमिगत होकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इमरजेंसी के दौरान मोदी ने सरदारों जैसा गेटअप भी बनाया, जो तस्वीर काफी मशहूर हुई। आपातकाल के दौरान वो काफी वक्त तक कन्हू भाई शाह के घर पर रहे, जो अहमदाबाद के सीएन फाइन आर्ट्स कॉलेज के प्राध्यापक थे। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, ठीक उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला। उसने मुझे एक एक्सपोजर पे दिया, वाइड रेंज थिंकिंग प्रोसेस दिया। आपातकाल खत्म होने के बाद मोदी के पास संघ के संभाग प्रचारक की जिम्मेदारी आई, जिसके तहत उन्हें मध्य और दक्षिण गुजरात में संघ कार्य आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। और शायद चुनौतियां ही हैं जिसके कारण मुझे और अधिक मेहनत करने का और अधिक काम करने का अवसर मिल जाता है। 22 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म होने के बाद संघ के प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी के निर्देश पर नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान आरएसएस की भूमिका और लोक संघर्ष समिति के आंदोलन पर शोध करने के लिए 1977 में दिल्ली आए। यहां पर वो दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान से जुड़े। ये आरएसएस का जो कार्यालय है दिल्ली में झंडेवालान में केशव कुंज, उसके बगल में है।
मोदी ने अपनी शोध परियोजना के तहत 14 जनवरी 1978 को यानी मकर संक्रांति वाले दिन आपातकाल में गुजरात नाम से गुजराती भाषा में अपनी पुस्तक को पूरा किया। इस पुस्तक में आपातकाल के दौरान आरएसएस और लोक संघर्ष समिति के बैनर तले हुए आंदोलन का पूरा ब्यौरा मिलता है। बाद में यह किताब आपातकाल में गुजरात के नाम से हिंदी में भी प्रकाशित हुई। 1978 में नरेंद्र मोदी ने पत्राचार पाठ्यक्रम से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1979 में नरेंद्र मोदी को दीक्षांत समारोह में बीए की डिग्री दी गई। मोदी का गुजरात से नाता 1979 में तब फिर से जुड़ा जब राजकोट के मोरबी शहर के बाहर बना मच्छू बांध सुबह 9:45 बजे गिर गया और इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। जिस वक्त मच्छू डैम हादसा हुआ उस वक्त मोदी चेन्नई में थे। हादसे की खबर लगते ही वो दिल्ली आए। यहां आकर नानाजी देशमुख से उन्होंने परामर्श किया और परामर्श लेने के बाद वाया मुंबई विमान मार्ग से सीधे राजकोट पहुंचे। मोरबी में हालात का जायजा लेने के बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। वहां गुजरात के संघ के कुछ अधिकारियों के साथ उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए परामर्श किया। इन अधिकारियों में जो प्रमुख थे वो अधिकारी थे संघ के तत्कालीन प्रांत संघ चालक पीवी दोषी, प्रांत प्रचारक केशवराव देशमुख, प्रांत कार्यवाह प्रवीण मनियार, अहमदाबाद विभाग कार्यवाह रतिभाई शाह और प्रांत व्यवस्था प्रमुख बच्चूभाई भगत। इस बीच संघ में मोदी की भूमिका और बढ़ गई। मार्च 1981 में संघ के तत्कालीन प्रांत प्रमुख केशवराव देशमुख के निधन के बाद मोदी के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और बीएचपी के साथ समन्वय की भी जिम्मेदारी आ गई। अहमदाबाद विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने के बाद मोदी के पास प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख की जिम्मेदारी आई। इस तरह से मोदी आरएसएस के लिहाज से प्रांत स्तर के अधिकारी हो गए थे। मेहसाणा मोदी का गृह जिला है और मोदी तब तक राज्य में न सिर्फ संघ बल्कि वीएचपी और अन्य संगठनों की मदद से बीजेपी के लिए एक आधार तैयार कर चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1984 के चुनाव में बीजेपी को 18.64% वोट मिले, जो लोकदल और जनता पार्टी जैसी सहयोगियों की तुलना में अधिक थे। मोदी बीजेपी से औपचारिक रूप से 1987 में जुड़े जब वो प्रांत के सह संगठन मंत्री बनाए गए और अगले ही साल संगठन मंत्री। उसी दौरान मोदी ने अहमदाबाद के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिलाई थी। जिस समय मोदी बीजेपी की गुजरात इकाई के संगठन महामंत्री बने, उस वक्त अध्यक्ष थे शंकर सिंह वाघेला। हालांकि 1988 में जब काशीराम राणा प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाने से नरेंद्र मोदी को मना कर दिया और उसके बाद सुरेश मेहता को उन्होंने अपना संगठन मंत्री बना दिया। उसके बाद संघ और केंद्र के नेताओं की कहने पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्टी का महामंत्री फिर से बनाया। संगठन महामंत्री की भूमिका में मोदी ने बीजेपी को इस लायक बना दिया कि वो अपने दम पर सरकार बना पाए और इसी के चलते 14 मार्च 1995 को केशुभाई पटेल गुजरात में पहली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस पहली सरकार के गठन के साथ ही शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 1995 को संगठन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात इकाई से मुक्त होने के बाद नरेंद्र मोदी का दिल्ली जाना हुआ, जहां वो अपने पुराने साथी और अमरेली से सांसद के तौर पर चुने गए दिलीप संघानी के सरकारी आवास के एक छोटे से कमरे में रहे। दिल्ली जाने के बाद मोदी को केंद्रीय इकाई में सचिव की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्हें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया। 1997 में उन्हें जम्मू कश्मीर और पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई। मोदी के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव तब आया जब 19 मई 1998 को बीजेपी की केंद्रीय इकाई में उन्हें महामंत्री बनाया गया। महामंत्री के तौर पर मोदी की ये भूमिका तब तक रही जब तक कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बन गए।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के बाद राहत कार्यों में बरती गई शिथिलता और उपचुनावों में बीजेपी की हार के बाद केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का फैसला किया और 3 अक्टूबर 2001 को मोदी की गुजरात में एक बार फिर धमाकेदार वापसी हुई। मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनकी ये भूमिका 21 मई 2014 तक जारी रही, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, पदनामित प्रधानमंत्री बनने के बाद। मोदी गुजरात के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स हैं, वो भी लगातार। हमेशा वर्तमान में जीता रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे एक सुविधा रही है कि मैं किसी भी कालखंड में खुद के लिए न जिया हूँ, खुद के लिए न कुछ सोचा है। मोदी के साथ एक अनूठा रिकॉर्ड और भी है। मोदी ने पहला विधानसभा चुनाव तब लड़ा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यही नहीं, संसद का पहला चुनाव तब लड़ा जब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नियुक्त हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों स्थानों से जीते, लेकिन वाराणसी की सीट उन्होंने अपने पास रखी और वडोदरा की सीट छोड़ दी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने 22 मई 2014 को गांधीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो अपने साथ अपने रसोइये बद्री को भी ले गए। बद्री उनके साथ काफी समय तक गांधीनगर में भी रसोइये का काम करता था। मोदी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव राजकोट 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और जीता भी। 14,728 वोटों के मार्जिन से मोदी ने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया। प्रधानमंत्री मोदी की संगीत में भी रुचि है। वो ढोल से लेकर बांसुरी तक आसानी से बजा देते हैं और इसकी एक झलक जापान में मोदी की यात्रा के दौरान देखने के लिए मिली थी, जब जापानी ड्रमर के साथ उन्होंने जुगलबंदी की थी। मोदी के पिता का देहांत 1989 में हुआ था। पिता दामोदर दास मोदी की बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। जिस वक्त पिता दामोदर दास मोदी का देहांत हुआ, उस वक्त मोदी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वापस ही लौटे थे। मोदी नवरात्र के दिनों में उपवास रखते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन दशहरे के दौरान मोदी शस्त्र पूजा करते हैं। मसलन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ शस्त्र पूजा करते थे। मोदी की आखिरी डिग्री राजनीति शास्त्र में एमए की है, जो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। मोदी ने एक रेगुलर छात्र के रूप में 1979-80 में दाखिला लिया था, लेकिन अटेंडेंस कम होने की वजह से अपने शिक्षकों की सलाह पर उन्होंने एक एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी और आखिरकार 13 मार्च 1983 को राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री मोदी को इनायत हुई। मोदी उन गिने चुने प्रचारकों में से एक है जिन्होंने प्रचारक बनने के बाद संघ शिक्षा वर्ग का तृतीय वर्ष किया। आमतौर से नागपुर मुख्यालय में तृतीय वर्ष की तालीम लेने के बाद ही कोई प्रचारक बनता है, लेकिन मोदी ने प्रचारक बनने के 5 साल बाद इमरजेंसी के बाद नागपुर जाकर तृतीय वर्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी का जो आधी बाहों का कुर्ता है वो अब फैशन बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है इस कुर्ते को खुद मोदी ने ही तैयार किया। दरअसल पूरी बाहों का कुर्ता धोना मुश्किल लगता था मोदी को और इसी वजह से उन्होंने कुर्ते की बाहें काट दी और अब ये कुर्ता न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय है। पीएम मोदी की बचपन की कहानी पर एक शॉर्ट फिल्म बनी है, नाम है चलो जीते हैं। इस फिल्म को मंगेश हरावले ने निर्देशित किया है। हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, हो सके किसी के वास्ते
फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहां उन्होंने न केवल सफाई कर्मियों से मुलाकात की, बल्कि कुछ सफाई कर्मियों के पैर भी धोए और उन्हें अंग वस्त्र भी पहनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी का नया अंदाज पूरे देश को देखने को मिला, जब वो केदारनाथ की गुफा में पहुंचकर दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ध्यान में लीन हो गए। मार्च 2020 में देश में जब कोरोना का कहर बढ़ने लगा, तब मोदी ने बेहद खास अंदाज में आम लोगों से आह्वान किया कि कोरोना काल में लोग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए घर की बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाकर उनका आभार व्यक्त करें। देश भर के लोगों ने ऐसा किया भी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी देश को संबोधित किया, उनके नए अवतार ने सबका ध्यान खींचा। मोदी की दाढ़ी बढ़ी दिखी, अब तक करीने से सजी रहने वाली मूछें भी बढ़ी हुई दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बचाव का रास्ता बताते हुए आम लोगों से मास्क पहनने या गमछा या कपड़े से चेहरा ढकने की नसीहत देते हुए खुद गमछे का इस्तेमाल किया। ऐसा करके उन्होंने देश के आम से आम इंसान तक को अपने साथ जोड़ा, जो मास्क नहीं खरीद सकते। 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। 5 अप्रैल को मोदी ने कोरोना के खिलाफ लोगों के बीच एकजुटता बढ़ाने के लिए रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की बत्तियां बुझाकर बालकनी में दिया जलाने का आह्वान किया। लोगों ने मोदी की इस पहल का दिल खोलकर स्वागत किया और पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन गया। कोरोना काल में मोदी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना भी की, जिसमें दान देकर लोग सरकार की मदद कर सकते हैं। इस फंड में सबसे पहले 2.25 लाख रुपए का दान खुद नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश का सबसे पुराना धार्मिक विवाद खत्म हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर का मामला सुलझा और सारी प्रक्रियाओं के बाद जब राम मंदिर की बारी आई तो मोदी यहां भूमि पूजन करने पहुंचे। उन्होंने साष्टांग दंडवत करके मंदिर स्थल को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ एलएसी पर चीन के साथ टकराव। इसी बीच मोदी खुद अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए। पीएम मोदी 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू बेस पहुंचे। यहां वो शर्ट, पैंट और जैकेट पहने नजर आए। कोरोना काल में प्रकृति के बीच किस तरह रहते हैं मोदी, इसकी तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हुई। प्रधानमंत्री आवास के प्रांगण में मोर के साथ मोदी की तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया।